नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का लहर लगातार कोरोना कहर जारी है। वहीं हालांकि प्रदेश में कोविड केसेस में लगातार कमी आ रही है, साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को यह बताया है कि बीते 24 घंटे में 26,780 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इनके सापेक्ष 28,902 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को कोरोना के मामलों में और गिरावट आई है। लखनऊ में भी आज कोविड केसेस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में बीते दिनों लगातार 3,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे। राजधानी में लगभग 25 दिनों के बाद 2,000 से कम केस सामने आए हैं और आज यहां पर 1,865 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके अलावा कानपुर में 782, प्रयागराज में 517, वाराणसी में 796 नए मामले सामने आए हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 24 घंटे में 26,780 कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 28,902 कोरोना मरीजों ने रिकवर भी किया है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 2,59,844 है। पिछले 24 घंटे में 2,25,670 टेस्ट किए गए हैं। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और तमाम जगहों की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ की तस्वीरें हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए अमेठी में 1,812 सर्विलांस टीमों का गठन होने की जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने लिखा है कि घर घर जाकर गंभीर मरीजों की अब पहचान होगी और गंभीर मरीजों की सैंपलिंग की जाएगी। स्मृति ईरानी ने ये जानकारी दी है। कोविड-19 के संबंध में जागरूक किए जाने की भी जानकारी स्मृति ईरानी की ओर से दी गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। बताया कि अमेठी में 1,812 सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है कोरोना को देखते हुए, और लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए ये काफी अहम है। उन्होंने बताया कि घर घर जाकर गंभीर मरीजों की पहचान की जाएगी, उनकी सैंपलिंग करवाने और कोविड गाइडलाइन के संबंध में जागरूक करने के लिए ये सर्विलांस टीमें बनाई गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 5 मई और 9 मई के बीच चलने वाले इस अभियान में सहयोग करने के लिए मैं सभी अमेठी वासियों से अपील कर रही हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रखी है और तबाही की दास्तान जो है वो धरातल पर देखी जा रही है। इसी कड़ी में गोंडा से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल कोरोना के कारण 2 हफ्ते में एक ही घर के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि गांव के 3 अन्य लोगों की मौत हो गई है। ये पूरा मामला चक्रोत गांव का है, जहां पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आसपास के गांव में भी एक हफ्ते में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंडी समिति के क्लर्क हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी 75 साल की मां सरला श्रीवास्तव की मौत हुई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे बस्ती से अगली खबर, जहां पर चुनाव जीतने के बाद ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी देखने को मिली है। तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए कि किस तरीके से गुंडागर्दी पर प्रधान उतरा। प्रधान ने विरोधी प्रत्याशी की जमकर पिटाई की और समर्थकों के साथ मिलकर प्रधान ने इस पिटाई को अंजाम दिया। बलवा चौबे गांव का यह पूरा मामला। दबंग प्रधान के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर कार्रवाई दर्ज नहीं हो पाई है। किसी तरह की कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई, जिससे पूरे गांव में इस प्रधान के खिलाफ आक्रोश है। गांव के लोगों ने मांग की है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रधान के खिलाफ की जाए, गरीब लोगों को न्याय दिलाया जाए और इसकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग ग्रामीणों की ओर से की गई है। इस ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी की तस्वीरें देखिए। पहले जीत गया, उसके बाद समर्थकों के साथ मिल करके इसने पिटाई की है ग्रामीणों की। बलवा चौबे गांव का यह पूरा मामला है। दबंग प्रधान के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से गांव के लोग आक्रोशित हैं और गांव के लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस गुंडे प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी गिरफ्तारी हो। प्रधान ने विरोधी प्रत्याशी की जमकर पिटाई की है। ये तस्वीरें देखिए। अपने समर्थकों के साथ मिलकर के विरोधी प्रत्याशी की के साथ इसने मारपीट की है। बलवा चौबे गांव का पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें। उधर अयोध्या में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए डीएम और एसएसपी ने कमान अपने हाथों में संभाल ली है। दोनों ही अब खुद सड़क पर उतरकर मुआयना कर रहे हैं। दोनों आला अधिकारियों ने चौक और अन्य प्रमुख स्थलों पर चेकिंग लगाई, लोगों को आगाह किया कि वे घरों से तभी निकलें जब उन्हें कोई खास जरूरत हो। यही नहीं, घर से निकलते समय उनके चेहरे पर मास्क जरूर हो और वे दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इस दौरान प्रभारी एसएसपी अरविंद चतुर्वेदी ने यह भी साफ कर दिया कि अलविदा की नमाज में मंदिर में चंद लोग ही होंगे, मस्जिद में चंद लोग ही होंगे।
उन्होंने कहा कि नमाज को लेकर जो मानक पहले बनाए गए थे उन्हीं मानकों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। नमाजियों से उन्होंने अनुरोध किया कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। उधर बदायूं शहर में लॉकडाउन का असर बेअसर देखने को मिल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे यहां पर दुकानें खुल रही हैं। सख्ती के बावजूद भी कचहरी रोड पर दुकानें खुली रही और शहर के लावेला चौक पर आम दिनों की तरह चहल पहल देखने को मिली। ये तस्वीरें देखिए, 6 सड़कों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। साथ ही इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि लोगों की लापरवाही और कितनी भारी पड़ रही है कि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बदायूं के लोग हैं कि अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान 44 पुलिसकर्मी शामिल हुए और प्रत्येक थाने से 2 पुलिसकर्मियों को यहां पर बुलाया गया था। पुलिसकर्मियों को कोरोना से संबंधित उपकरणों, ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर आदि के बारे में ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा कोविड के लक्षणों को कैसे आखिरकार पहचाना जाए, इस बारे में भी पुलिसकर्मियों को अवगत करवाया गया। उधर कोरोना से वाराणसी का हाल बहुत ही खराब है और गंभीर हालात को देखते हुए पीएम केयर फंड से बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। डीआरडीओ की मदद से बन रहे इस कोविड अस्पताल के अगले 5 से 6 दिनों के लिए अंदर बनकर तैयार हो जाने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल यहाँ पर 24 घंटे बिना रुके काम हो रहा है। 1000 बेड का ये अस्थायी कोविड अस्पताल लेवल 3 का होगा, यानी कि यहाँ पर कोरोना के गंभीर मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। इस अस्पताल के बनने के बाद वाराणसी में कोरोना संक्रमण से जारी युद्ध में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। इस अस्पताल में 250 बेड के 4 यूनिट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 3 यूनिट में नॉर्मल ऑक्सीजन युक्त तकरीबन 750 बेड होंगे, जबकि चौथे यूनिट में आईसीयू की व्यवस्था होगी। 6 दिन के अंदर ये अस्पताल बनकर के वाराणसी में तैयार हो जाएगा। कोरोना के जंग को जीतने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं और ऐसे ही प्रयास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में चल रहा है। ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं, ये दरअसल 1000 बेड के अस्पताल की है और इसमें अस्पताल बने कैसे है, ये अस्पताल कैसे बन रहा है, इन चीज़ों को हम दिखाएं। इसके पहले हम आपको लेके चलते हैं एक हैंगर में। हालांकि ऐसे 5 हैंगर अलग अलग बनाए गए हैं और हर हैंगर में 250 सीट है, 250 बेड है। हम सबसे पहले इस दरवाजे पे आते हैं और दरवाजे पे आपको जो दिखाएंगे वो ये देखिए फायर सिस्टम है, अलार्म लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था की हुई है, आपात स्थिति के लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दूसरी ओर देखिए तो ये दूसरी तरफ ऑक्सीजन लेवल को बताने के लिए और अलग से व्यवस्था की गई है स्टोरेज के लिए। ये स्टोरेज है और ये स्टोरेज इस बात को इंडिकेट करेगा कि ऑक्सीजन की पोजीशन कितनी है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है। दरवाजे पे आइए, ये जो दरवाज़ा अभी आपको खुला दिख रहा है, ये दरवाज़ा दरअसल बंद रहेगा। सबसे ऊपर की यदि हम बात करें तो रेड जोन लिखा हुआ होगा, इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। और उसके नीचे के यदि स्टिकर पे आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है कि बिना पीपी किट के एंट्री नहीं होगी। दूसरी ओर हम यदि दरवाज़ा के दूसरी ओर चले तो वहाँ भी एक इसी तरह के इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं और उसमें भी इस बात का किया गया है कि यदि कोई जाएगा तो उसे मास्क लगाना कंपल्सरी है, मास्क लगा के ही जाएगा। हम यहाँ से अंदर आते हैं और अंदर हम सबसे पहले आपको एक लंबा व्यू दिखाते हैं, लंबी गलियारा दिखाते हैं। ये सेक्शन 5 भागों में बटा हुआ है और हर भाग में 250 बेड लगे हुए हैं। यूँ कहा जाए कि 50 बेड के अलग अलग रैक हैं ये, और इस हैंगर में 250 बेड लगे हुए हैं। 25 बेड इस तरफ और दाएं तरफ 25 बेड। आइए हम बेड के पास भी चलते हैं और बेड के विषय में आपको बताते हैं कि बेड की खासियतें क्या हैं। सबसे बड़ी बात यदि देखिए तो ये अत्याधुनिक बेड हैं जो आजकल लेटेस्ट जिसे मान कहा जाता है। हर बेड के साथ ऑक्सीजन पाइप गई हुई है जिसके पॉइंट्स बने हुए हैं। बगल में एक मॉनिटर रखा गया है और मॉनिटर में अलग अलग सुविधाएं, या ये कहा जाए कि सारी कुछ व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। आपको हम बताते चलें कि इन सुविधाओं में क्या होगा। ये बीपी के लिए है, मरीज का बीपी किस तरह से घट बढ़ रहा है। शरीर के अलग अलग पार्ट्स में इसको लगाए जाते हैं जो ये बताता है कि शरीर की हरकत या शरीर की गतिविधियाँ क्या हैं। यदि हम इन पार्ट्स की बात करें तो ये ऑक्सीमीटर है, ये उंगली में लगाई जाएगी और ये बताएगा कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। इसी तरह ये हार्ट पे लगाया जाता है और हार्ट बीट को ये इंडिकेट करेगा इस मॉनिटर के जरिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हर पे पाइप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप हैं,
बेड जो है फुली ऑटोमेटिक है, आप देख सकते हैं बगल में रिमोट लगा हुआ है उस बेड पे, और उस रिमोट के जरिए मैनुअली इसमें नहीं करना है, आप रिमोट के जरिए इसे ऑपरेट करेंगे। दूसरी ओर यदि हम आपको लेकर चले तो ये लंबा गली आ रहा। अब बात डॉक्टरों की और नर्सिंग की कि आखिर इन मरीजों को देखने के लिए, इन मरीजों पे नज़र बनाए रखने के लिए आखिर व्यवस्थाएं क्या हैं। तो यहाँ देखिए एक लेबल लगा हुआ है और ये गैस अलार्म है कि किस जगह पे, किस बेड में, किस रो में गैस की पोजीशंस क्या हैं, और वो गैस ख़त्म होने से पहले इस बात को आगाह करेगी किस जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है। ये जो रैक देख रहे हैं या ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, इस काउंटर पे सही मायने में, जैसा कि स्टिकर भी हम आपको दिखाते चले, देखिए इन्होंने लिख रखा है नर्सिंग स्टेशन। निश्चित तौर पे इस जगह पे नर्स और डॉक्टर्स होंगे जो दोनों ओर, अपने बाएं और अपने दाएं दोनों तरफ लोगों को नज़र बना के रखेंगे इस बात के लिए कि किस पेशेंट को क्या परेशानी हो रही है या उनकी तलब क्या है। क्योंकि समझ सकते हैं कि कभी कभी मरीज डॉक्टर्स को या नर्सिंग स्टाफ को अपने पास अपनी परेशानी समझाने के लिए, बताने के लिए बुलाता है, तो इसके लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह के 5 हैंगर्स अलग अलग बने हुए हैं, और इन 5 हैंगरों की बात कर ले तो DRD द्वारा बनाया जा रहा है ये 1000 बेड का अस्पताल होगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना से ग्रसित लोगों को न केवल भर्ती किया जाएगा बल्कि ये कामना की जाएगी कि वो ठीक होकर अपने घर भी जाएं। एक बार फिर से हम आपको व्यू दिखाएंगे। ये बेड्स हैं, तैयारियां अभी अंतिम चरण पे हैं। कहा यह जा रहा है कि 10 तारीख से इस अस्पताल की शुरुआत होगी। देखने की बात होगी कि 10 तारीख से जब शुरुआत होती है तब मरीज अपने को कितना राहत महसूस करता है, कितना खुश महसूस होता है, और रही बात सबसे बड़ी बात कि इस जंग को हम किस हद तक जीत पाते हैं। अभिषेक के साथ संतोष हो जाओ, इंडिया न्यूज वाला। उधर कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाजार में सभी दुकानें बंद हैं, लेकिन दुकानों के आगे दुकानदार बैठे हैं और कोरोना को खुली दावत दे रहे हैं। हाथरस की तस्वीरें, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें यहाँ पर तो 530 एक्टिव केस हैं, 14 की मौत हो चुकी है। हाथरस में कोरोना कर्फ्यू का असर नहीं देखने को मिल रहा है। बाजारों में घूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बाजारों में दुकानदारों ने दुकानों के आगे बैठकर कोरोना को निमंत्रित करना शुरू कर दिया है। तो आखिरकार ये नादानी किस तरीके से आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, ये लापरवाही की तस्वीरें, हाथरस की तस्वीरें हैं। कोरोना कर्फ्यू कहीं ना कहीं ज़्यादा मामलों को देखते हुए सरकार के द्वारा उसे 10 मई तक कर दिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि आज 6 मई को और ये दोपहर का समय है, लेकिन इस समय कहीं लगता नहीं कि कोरोना जैसे हालात हैं या लॉकडाउन जैसे हालात हैं। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि वो पीछे भी दिखा सकते हैं। ये एक बस स्टैंड है जहाँ से जाने का मेन हाईवे रोड है, जिस पर कहीं दिखता नहीं कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है या कोई दूरियाँ हैं। वहीं लोग देखिए, आप देख सकते हैं सामने जो बैठ के बात कर रहे हैं, लगभग बिना मास्क के भी बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से टकराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि केवल सरकार है जो जागी है। सरकार को लगता है कि कोरोना है, कोरोना से बचना है, कोरोना से बचने के लिए कर्फ्यू को लगाना ज़रूरी है, जिसलिए लोगों का आवागमन न होना चाहिए था। लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो लगती नहीं कहीं कि लॉकडाउन है या कर्फ्यू की व्यवस्था है। हम कुछ लोगों से जानते भी हैं। क्यों सर, एक मिनट, कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो वैसे दवा लेने जा रहा हूँ। दवा लेने जा रहे हैं तो कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है, नहीं निकलना चाहिए बाहर। मैं तो डॉक्टर के पास गया। देखिए हमारे साथ एक बाइक सवार भी हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? रुकिए ज़रा, ठहरिए। कहाँ जा रहे हैं? दवा लेने के लिए। आप भी दवा लेने जा रहे हैं? ये देखिए, केवल एक ही चीज़ है कि दवा लेने के लिए जा रहे हैं। क्यों साहब, आप किसके लिए जा रहे हो? बंद कर रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं सर। तो मास्क नहीं लगाना है? डर नहीं लग रहा मास्क का? यानी सीधा सा कहा जा सकता है केवल पुलिस का डर है। जब तक वो डंडा पड़ेगा बस वही एक कहीं ना कहीं कोरोना का डर है। यानी कर्फ्यू केवल सरकार के लिए है, जागरूक केवल सरकार है, जनता जागरूक नहीं हो पाई है। वही हालात हैं कि जो कर्फ्यू के दौरान भी अच्छी खासी भीड़ बाजारों में, रोडों पे देखने को मिल रही है। PN शर्मा, इंडिया न्यूज़, हाथरस। उधर वाराणसी के कोतवाली थाना इलाके में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिल रहा है। रोज की भांति ट्रैफिक सड़क पर चलते हुए दिख रहा है। वहीं उस क्षेत्र की एक दुकान पर लोग सामान खरीदने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। तस्वीरों में लोगों की भीड़ को देखिए। अगर बात सोशल डिस्टेंसिंग की जाए तो उसके मानकों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी वो लापरवाही लोगों की है, वो जागरूकता लोगों में नहीं है कोरोना को लेकर के। इसके बावजूद जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है और जिस तरीके से लोग जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं,
लेकिन इसके बावजूद वाराणसी की गलियों में भीड़ देखिए कैसे, चाहे वो किराने की दुकान हो या फिर दूसरी दुकानें, कैसे आखिरकार भीड़ वहाँ पर उमड़ रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है, कई लोग बिना मास्क के भी घूमते हुए दिखाई दिए हैं। उधर बाराबंकी जिले में ऐसा अस्पताल है जहां पर अब तक जरूरत के मुताबिक स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी। इससे इस महामारी के काल में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां पर रखे करोड़ों की लागत वाले उपकरण गोदामों में धूल फांक रहे हैं। इस अस्पताल का निर्माण पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के प्रयासों से हुआ था, लेकिन 100 बेड के इस अस्पताल का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद अब बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर यह कोविड हॉस्पिटल बनता है तो इससे केवल बाराबंकी ही नहीं बल्कि गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिलों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लेटर लिखा है उसमें एक तो सिरौली गौसपुर में जो संयुक्त चिकित्सालय है जिसमें 200 बेड का चिकित्सालय है उसको कोविड अस्पताल बनाए जाने के संबंध में, और इसके अतिरिक्त CHC जो हमारा अस्पताल है जो पिछले वर्ष कोविड अस्पताल बनाया गया था उसको भी, उसी के साथ साथ मैंने जिला चिकित्सालय को भी लिखा है। जिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर और CHC सतरेख, इन तीनों को कोविड अस्पताल बना दिया जाए। और पिछले वर्ष इनको बनाया गया था, उससे काफ़ी जनता को फायदा भी मिला था, कोरोना को रोकने में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल हुई थी। इसलिए मैंने लिखा है कि इनको बनाया जाए और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही शुरू हो जाएगा। मेरी बात हुई है मुख्यमंत्री कार्यालय से भी और जिलाधिकारी से भी, तो इस पर मुझे लगता है कि स्वीकृति भी बिल्कुल मिलने वाली है, जल्दी शुरू हो जाएगा। शुरू किया जा रहा है। सुविधाएं तो लगभग जब शासन की जैसी नीयत होगी, नीति होगी, उस हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं की। क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? फिलहाल अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी और बेड तो हमारे पास पूरे कंप्लीट हैं, 100 बेड ही कंप्लीट। अच्छा, ऑक्सीजन प्लांट भी आपके यहाँ है? ऑक्सीजन प्लांट अभी लगने जा रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। अच्छा अच्छा। इससे अभी कवर करेंगे। और जैसे कोई भी पेशेंट आता है यहाँ पे, L2 का पेशेंट आता है, तो उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? हमारे पास ये सुविधा होगी कि 90 SpO2 से अगर ऊपर नीचे जाता है उसका SpO2 90 से नीचे, तो उसको यहाँ से रिफर कर देंगे। 1991 में बना है। किसने बनवाया था? ये माननीय बेनी प्रसाद वर्मा के सौजन्य से बना था अस्पताल। अच्छा, अभी जो हमारे सांसद हैं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को एक लेटर लिख के भेजा है कि इसको L2 बनाया जाए और इसमें करीब 200 बेड बनाए जाती है। जी हाँ, L2 के मतलब जितने कोरम पूरा हो चुके हैं यहाँ पे, जो हमें जानकारी हुई है, मशीन यहाँ आ गई है, उसकी साफ सफाई के बाद बहुत जल्दी ही वहाँ पे वैक्सीन की व्यवस्था करके। उधर कानपुर में सिलेंडर बैंक की अच्छी शुरुआत हुई है। मीडिया के माध्यम से जब नागरिकों को इसकी जानकारी हुई तो कई लोगों ने सिलेंडर दिए हैं। दूसरी ओर पुलिस के पास बरामद सिलेंडर को भी इसमें शामिल किया गया। दोनों मिलाकर 120 सिलेंडर का बैंक तैयार हो गया। इसके बाद आने वाले दिनों में और भी सिलेंडर यहां पर बढ़ने की उम्मीद है। प्राप्त सिलेंडर ज़रूरतमंद व्यक्तियों को यहां से दिए जाएंगे। बाजार से जो लोग खरीदने में असमर्थ है वो यहां से सिलेंडर ले सकते हैं। पीड़ित लोग जो ज़रूरतमंद हैं और उनके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है या वो उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पुलिस लाइन में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक शुरू किया गया है। पिछले कई दिनों से हमारे सामने एक ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ले लीजिए और इसको जो ज़रूरतमंद है उसको दे दीजिए। इस व्यवस्था को औपचारिक करते हुए पीड़ित आज पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। कई लोग ऑक्सीजन की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 5 इंजीनियर्स की टीम ने कामयाब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को 90% से ज़्यादा बढ़ाकर मरीज को डायरेक्ट सप्लाई करता है। छात्रों ने दीनदयाल अस्पताल समेत कई मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंजीनियरों ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस तादाद में उनको जो इक्विपमेंट है वे उपलब्ध करवाया जाए ताकि बड़ी तादाद में वे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाकर लोगों की जान बचा सकें। देखिए, ऐसा है कि अभी जैसे ये कोरोना जैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हालात बिगड़े, तो हम लोग भी क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े सोशल हैं, तो लोगों के बीच में हम लोग रहकर हमने कोशिश की है कि इस तरीके से चीज़ों को आसान करा जाए। तो हम लोग जब चीज़ों के लिए भागे तो हमने देखा कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम है, ख़ासतौर से जो ऑक्सीजन की कमी हमें वो लगा कि ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अचानक हुई थी।
तो उसके बाद हम लोगों ने अचानक फिर ये सोचा कि किस तरीके से ऑक्सीजन बनाया जाए। तो हमजा भाई ने कुछ उस पर चीज़ें बताई कि हम ये प्रोसेस है, इससे बना सकते हैं। हमारे थिंक टैंक रेहान भाई हैं, जैसे ही उनके पास ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा ये चीज़ हम लोग बना सकते हैं। ये डिवाइस ऑक्सीजन उधर देवरिया में प्रदेश की सरकार के निर्देश पर 5 दिवसीय विशेष अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इस अभियान में मुख्य रूप से कोरोना से संभावित मरीजों को चिन्हित कर उनके कोरोना जांच करवाना है। वहीं गांव को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। अभियान चलाकर कोरोना और वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। वहीं प्रत्येक 1000 की आबादी पर डोर टू डोर विजिट करवाने के लिए टीम बनाई गई है। यह अभियान 9 मई तक चलाया जाएगा। वहीं बिजनौर अस्पताल में तीमारदारों ने हंगामा किया है। आपको बता दें कि मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों को शांत करवाया। वहीं शामली में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। दरअसल मामूली विवाद के बाद यहां पर फायरिंग हुई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीतापुर के इलाके में तेंदुए की दहशत लोगों में देखने को मिल रही है और यहां पर 2 ग्रामीणों पर तेंदुए ने हमला किया। इसी दौरान एक युवक के घायल होने की खबर है। तेंदुए के हमला करने का ये लाइव वीडियो, किस तरीके से तेंदुआ छिप करके बैठा था। ग्रामीण उसको तलाशते हुए वहां पर गए। इसके बाद तेंदुए ने अचानक से हमला बोला, जिससे एक ग्रामीण की घायल होने की खबर है। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम यहां पर तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। पीछे से मतलब भागा और वो निकल चुका था, बाहर निकला। इसके बाद में वो रिटर्न हुआ जब, तब उसने हम पे अटैक किया। कहाँ पे आप घायल हुए हैं? ये सामने पंच इधर एक लगा हुआ है और एक मतलब 2 पंच पीछे लगे हुए हैं उसके। अच्छा, इलाज आपने कहीं कराया? इलाज हमारे भैया डॉक्टर हैं शिवराज सिंह, और उन्हीं के पास से ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। तो अभी क्या वो यहीं गांव में मौजूद है तेंदुआ, या जो भी है मौजूद है क्या गांव में? अभी तो उसी झाड़ी में बैठा हुआ है। अच्छा, क्या वन विभाग की टीम आई है या कोई बाहर से वन विभाग के ऑफिसर आए हैं जिले के? कोई वन विभाग से यहीं रामपुर मथुरा से शायद 4 लोगों की टीम आई हुई। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।